अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगले मंडे को पहली क्लास होगी इंशाल्लाह F1 की। ये जो आ रहा है, आज क्या तारीख है? मंडे को तारीख होगी बस। जी क्यों, किस चीज की? बच्चों ने वापस जाना होता है तो वो वापस जाएं। वो पढ़ने क्या कर रहे हैं? जिन्होंने पढ़ना है वो इधर ही रहें, जिन्होंने वापस जाना है वो वापस जाएं। अच्छा जी, हम पढ़ चुके फाइफो और वेटेड एवरेज, पीरियोडिक से भी और परपेचुअल से भी, और उसकी जर्नल एंट्रीज लास्ट टाइम मैंने आपको दी थी, वो भी कर चुके। जर्नल एंट्रीज मैंने आपको बताई थी, ये ऐसे करके कहीं दिस, ये भी क्लियर हो गई थी। इसमें बुनियादी फर्क कहाँ पे था? बुनियादी फर्क ये था कि पीरियोडिक में हम परचेजेस का टाइटल यूज करते हैं, और बुनियादी फर्क क्या है पीरियोडिक और परपेचुअल में? कुछ फर्क बता दें मुझे, आप बता दें। नहीं देखें, ये तो उसकी एक इंस्टेंस है कि जी ऐसा हो जाए तो ये करते हैं। पीरियोडिक और परपेचुअल में फर्क क्या है इस रिकॉर्डिंग में, यानी नजरियाती फर्क क्या है? कोई और बता सकता हो? किसके हिसाब से करना होता है? उल्टी नहीं होगी बात? पीरियोडिक में पीरियड के हिसाब से करना होता है और परपेचुअल में परपेचुअली करना होता है। और कोई जवाब? जी ये वाली बात बताएं जरा तफसील से, ये वाली बात जरा बयान करें, मैंने कहा जरा तफसील से। हम्म पीरियोडिक में और परपेचुअल में बुनियादी फर्क ये है कि पीरियोडिक में हम इन्वेंट्री का बैलेंस साथ साथ कैरी नहीं करते हैं, यानी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें इन्वेंट्री का बैलेंस नहीं बता पाती। परपेचुअल में हम इन्वेंट्री का बैलेंस कैरी करते हैं, यानी हमारा लेजर हमें बताता है कि हमारे पास इन्वेंट्री ऑन हैंड कितनी है। चूंकि परपेचुअल में आपके पास जब भी इन्वेंट्री वसूल होती है तो आप इन्वेंट्री को डेबिट करते हैं, और जब भी इन्वेंट्री आउट होती है तो आप इन्वेंट्री को क्रेडिट भी करते हैं। यानी परपेचुअल में इन्वेंट्री का लेजर साथ साथ इन्वेंट्री की वैल्यू को अपडेट कर रहा होता है। सो एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम आप अगर ये जानना चाहें कि आपके पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो लेजर ये बात बता सकता है। इसके बरक्स पीरियोडिक में इन्वेंट्री का बैलेंस मौजूद नहीं होता। पीरियोडिक में इन्वेंट्री पीरियोडिकली सेट की जाती है। सो आप क्या करते हैं, आप सारा साल परचेजेस लिखते रहते हैं, सेल्स भी लिखते रहते हैं, लेकिन इन्वेंट्री का बैलेंस अपडेट नहीं करते। ना इन्वेंट्री डेबिट करते हैं ना इन्वेंट्री क्रेडिट करते हैं। साल के आखिर पे जाके हिसाब लगाते हैं कि जी अब कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है,
और जितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई होती है उसके हिसाब से इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो बुनियादी फर्क दोनों में क्या है? इन्वेंट्री का रिकॉर्ड मेंटेन करने में। एक में इन्वेंट्री का रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, दूसरे में इन्वेंट्री का रिकॉर्ड नहीं मेंटेन हो रहा है। आपने वो जो कार्ड बनाया फाइफो या वेटेड एवरेज के तहत, जिसमें हमने ऐसे कॉलम्स बनाए, उसमें हमने रिसीट लिखी, उसमें हमने इशू लिखी यानी सेल, और फिर उसमें हमने स्टॉक लिखा, और फिर क्या किया, एक एक ट्रांजैक्शन पे हमने उसका बैलेंस निकाला। ये कौन सा कार्ड है? ये परपेचुअल का कार्ड है, रिमेंबर, यही बात पड़ी थी। तो क्या फर्क था उसमें और पीरियोडिक में? यही कि परपेचुअल में साथ साथ इन्वेंट्री अपडेट हो रही है। एट एनी पॉइंट इन टाइम आप जानना चाहते हैं भी इस वक्त कितना माल पड़ा हुआ है, वो आपको लेजर देख के बताएगा इतना माल पड़ा हुआ है। लेकिन परपेचुअल पीरियोडिक ये बात नहीं बता सकता। पीरियोडिक में कैसे इन्वेंट्री आती है? पीरियोडिक में आप सारा साल परचेजेस लिखते रहते हैं, और एट द एंड क्या होता है? एट द एंड क्या होता है? सारा साल आप परचेजेस लिखते रहते हैं, एट द एंड आप इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर लेते हैं। आप एट द एंड गोदाम में जाते हैं और वहां सबको लगा देते हैं भी चलो भी सारा कुछ गिनती करो क्या पड़ा हुआ। तो गिनती करता है 1 2 3 4 5 6 1 2 5 1 2 3 4 5 6 6 5 6, है ना, 31 32 33 34 35, ऐसे करके वो गिनती करता है और कहता है 35 कुर्सियां पड़ी हुई हैं। आप कहते हैं कुर्सी कितने की थी भला? कितने की थी? हाँ, तकरीबन 5,000 है। तो ये जो कुर्सी थी ये कितने की थी, ये पता चलेगा कि आप फाइफो चला रहे हैं या वेटेड एवरेज चला रहे हैं, ये वहां से पता चलेगा। अगर आपका फाइफो है तो आपके पास आखिर वाले नंबर्स अवेलेबल होंगे, आप वो वाला रेट लगा देंगे। और अगर आपके पास वेटेड एवरेज है तो आपके पास वेटेड एवरेज भी अवेलेबल होगी, यानी वो जो हम पीछे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आप फाइफो या वेटेड एवरेज पे ये 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकल आएगी। उस क्लोजिंग स्टॉक को आप क्या रिकॉर्ड करेंगे? आप क्या एंट्री लिखेंगे? आप लिखेंगे स्टॉक डेबिट टू परचेजेस क्रेडिट या कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। वो जो सारा साल आप परचेजेस लिखते आए उसमें से अब आप निकाल बन रहे हैं कि भाई इसमें से इतनी अब एक्सपेंस नहीं है, इतना तो मेरा एसेट है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अगर आप याद करें तो जब आप प्री पेमेंट और एक्रूवल का चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने वहां बताया कि एक तरीका ये होता है कि आप एक्सपेंस लिखते रहते हैं और साल के आखिर में जाके हिसाब लगाते हैं कि यार कितनी प्री पेमेंट है, और उस प्री पेमेंट को रिकॉर्ड कर लेते हैं। दूसरा तरीका क्या था कि आप डे 1 पे ही प्री पेमेंट लिख लेते हैं और फिर उसको एक्सपायर करते रहते हैं। दो तरीके से ना। तो आप यूं समझ लें कि जैसे वो जो डे 1 पे लिख के एक्सपायर करना है वो परपेचुअल है, कि डे 1 पे ही प्रीपेमेंट खड़ी हो गई है और जब जब वो प्रीपेमेंट खत्म हो रही है वैसे वैसे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो एट एनी पॉइंट इन टाइम यू नो व्हाट इज द प्रीपेमेंट। जबकि पीरियोडिक जैसी बात आती है दूसरे टेक्निक में कि आपने डे 1 पे सारा एक्सपेंस में लिख दिया, आपने कहा ठीक है यार ये एक्सपेंस ही है, साल के आखिर में जाके देखेंगे कितना एक्सपेंस नहीं है, उसको निकाल लेंगे बाहर। ये बिल्कुल वैसी ही थ्योरी है, वहां पे भी यही टेक्निक है, यहाँ पे भी यही टेक्निक है। तो ये दो तरीके, इनमें जो फिलोसॉफिकल डिफरेंस है या जो नजरियाती जिसको मैं कहता हूँ थ्योरेटिकल डिफरेंस है वो ये है कि परपेचुअल सिस्टम अपनी इन्वेंट्री को साथ साथ मेंटेन करता है, जबकि पीरियोडिक सिस्टम इन्वेंट्री को पीरियोडिकली मेंटेन करता है, साथ साथ कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अब आप मुझे बताइए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा तरीकाकार ज्यादा सूटेबल होगा, परपेचुअल या पीरियोडिक? परपेचुअल। क्यों? अप टू डेट इन्फॉर्मेशन तो वहीं से मिलती है। फिर ये जो अकाउंटिंग में दो तरीके मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका इस्तेमाल होता होगा। अच्छा, फिर क्या होता होगा? अच्छा। हम्म, यानी एक स्मॉल बिजनेस जो है वो पीरियोडिक लगा लेगा और एक बड़ा बिजनेस जो है वो परपेचुअल लगा लेगा। किसी हद तक ये बात ठीक हो सकती है। किसकी? जिसका बिजनेस है। मसलन आपका बिजनेस है, आप बताएं क्या लगाएंगे? परपेचुअल लगाएंगे। और आपका बिजनेस है, आप परपेचुअल ही लगाएंगे। आपका बिजनेस है, आप क्या लगाएंगे?
आवाज नहीं आई, आपसे पूछा। कुछ तो बता दें, क्या सिस्टम लगाएंगे आप बता। सबकी चॉइस क्या है? परपेचुअल। तो फिर ये पीरियोडिक क्यों एग्जिस्ट करता है? देखिए बिजनेस में यकीनन सबकी ख्वाहिश होगी कि परपेचुअल ये हो, ताकि मेरे पास इंफॉर्मेशन अप टू डेट अवेलेबल हो। जाहिर है मुझे कारोबार चलाना है, अगर मुझे यही नहीं पता होगा कि कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो मैंने खास कारोबार चलाना है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर तरह के कारोबार में परपेचुअल प्रैक्टिकली एप्लीकेबल भी हो सकता हो। मिसाल के तौर पे एक कंपनी जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही है, वो एट एनी पॉइंट इन टाइम ये बता ही नहीं सकती कि इस वक्त प्रोसेस में कितना माल है। नहीं, आप सोचें कि एक कंपनी है जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में चल रही है, जो 24 घंटे चल रही है और साल के 364 दिन चल रही है, एक मुहर्रम की छुट्टी, जो जो कॉन्टिन्यूस चल रही है और पूरा साल चल रही है। ये कंपनी क्या बना रही है? मिसाल के तौर पे कोई कोई कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में कोई चीज बन रही है, मसलन क्या बना रही है? कोका कोला बना रही है। अब उसके पास सिरप जो कंसंट्रेट है उसके पास आ गया, और सिरप उसने तैयार कर दिया है, और उसके साथ अब उसमें उसने पानी ऐड करना है, शुगर ऐड करनी है, और जिसको हम कहते हैं गैस ऐड करनी है ठीक है, और फिर उसने उसकी कोई चीज बनाई जानी है और वो चल रही है ना। अब ये काम कॉन्टिन्यूस चल ही जा रहा है। अब इस वक्त बड़े सारे टैंक है जिसके अंदर बहुत सारा सिरप है जो प्रोसेस हो रहा है, और वो जैसे जैसे प्रोसेस हो रहा है वो आगे निकली भी जा रहा है और पीछे से आई भी जा रहा है, निकली भी जा रहा है और आई भी जा रहा है। सो एट एनी पॉइंट इन टाइम इस वक्त पूरी फैक्ट्री में जो गुड्स इन प्रोग्रेस हैं वो कितनी है? यू कैन हैव एन एस्टिमेट फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, बट क्या कोई लेजर बता सकता है कितनी है? यानी मुझे पता होगा ना कि यार मेरी इस टैंक की कैपेसिटी इतनी है, तो इस टैंक में इतना का माल तो हर वक्त रहता ही है। लेकिन ये कॉन्टिन्यूसली पाइप से पीछे से इनलेट से इनफ्लो हो रहा है और आउटफ्लो हो रहा है, इस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में से कौन सा लेजर है जो आपको बताएगा परपेचुअली कि इतना माल इन हो गया, इतना आउट हो गया? ये तो हर सेकंड निकल रहा है। ठीक है, इसको एक और सोफिस्टिकेटेड बिजनेस में ज्यूम करें, एक ऑयल रिफाइनरी है ना। अब इसको सुई गैस पे भी लगा दें, SNGPL। अब सोचें कि उस पर गैस का कितना बड़ा नेटवर्क है, उस पूरे नेटवर्क में सिस्टम में गैस इन हो रही है और बहुत बड़े नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट भी हो रही है, गैस इन भी हो रही है, आउट भी हो रही है। एट एनी पॉइंट इन टाइम क्या लेजर उसका बता रहा होगा इस वक्त कितनी गैस जो है वो इन हो गई है, कितनी आउट हो गई है, कितनी सिस्टम में है? हर सेकंड गैस तो बदल रही है। जाहिर है अभी आपके घर में इस वक्त गैस इस्तेमाल हो रही होगी, मेरे भी घर में हो रही होगी, और लाखों करोड़ों आउट कर सिस्टम में इन भी हो रही है। क्या लेजर में एवरी एंट्री डल रही है? नो। सो फॉर लार्ज प्रोसेसेस जहाँ पीरियोडिक के अलावा और कोई तरीका हो ही नहीं सकता, वो क्या करेगा? वो ये करेगा ना, वो कहेगा अच्छा यार पूरे दिन में कितनी गैस सप्लाई हुई, कितनी गैस सप्लाई डे मशीनें तो डे क्लोज लगेगा, वहां पे नंबर्स निकलेंगे, जैसी एंट्री लगेगा डे एंड पे हुआ लेजर बड़ी की हो गया ना, चाहे डे एंड पे हो रहा हो रहा है तो पीरियोडिक है ना, कि आप एक पीरियड के बाद लेजर अपडेट कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हो सकते हैं जहां ये प्रैक्टिकली डूएबल ही नहीं है, तो फिर वहां क्या करेंगे? वहां पीरियोडिक लगाएंगे, और जहां पे डूएबल है वहां पीरियोडिक नहीं लगाएंगे, वहां पे परपेचुअल लगाएंगे। यानी जहां आप, सो ये बिजनेस डिसाइड करेगा ना अपनी नीड के मुताबिक कि कहाँ क्या लग सकता है, जहां जो लग सकता है वो लगाएगा। बहरहाल यकीनन ये नीड तो कभी भी खत्म नहीं होगी कि डाटा हर वक्त मेरे पास होना चाहिए। तो ये जो डाटा मेरे पास हर वक्त होना चाहिए, इसका क्या इलाज है फिर? अब आप पीरियोडिक में बैठे हैं, आप पीरियोडिक में मौजूद हैं, और आपके पास डाटा हर वक्त अपडेटेड लेजर में नहीं है, लेकिन आपको चाहिए तो है, आपने कारोबार करना है। फिर ये क्या, इसका क्या इलाज है? इसका इलाज है आपके फैक्ट्री के प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना। जैसे भी मैंने बताया कि ये जो पूरे गैस के नेटवर्क में गैस का इनफ्लो भी हो रहा है और आउटफ्लो भी हो रहा है, तो भाई ये मशीनें रिकॉर्ड नहीं कर रही हैं? क्या इसका डिस्प्ले किसी के पास नहीं आ रहा है कि इस वक्त सिस्टम में कितनी गैस इन हुई है, कितनी गैस आउट हुई है?
टू डेट कितनी हो गई है, पूरे हफ्ते में कितनी हो गई है, पूरे साल में कितनी हो गई है, इस तरह का। ये मशीनें काम कर रही हैं बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड सेंसर लगे हुए हैं, रिकॉर्ड कैप्चर हो, तो वो लेजर में नहीं जा रहा है, बट रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है। सो कारोबार करने वाले को डाटा मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि उसको डाटा नहीं मिल रहा है। एक पीरियोडिक सिस्टम लगाने वाला भी अपना अल्टरनेटिव बना के बैठा हुआ है कि जहां से उसको डाटा मिल रहा है। हाँ, रुपयों पैसों में नहीं मिल रहा है, क्वांटिटी में मिल रहा है कि भाई इस वक्त इतने मेट्रिक टन ऑयल जो है वो, फर्नेस ऑयल जो है वो सप्लाई हो गया है, इतने मेट्रिक टन सप्लाई रिसीव हो गई है, सिस्टम में आ रहा है, कहीं ना कहीं कागजों में या कंप्यूटर पे किसी ना किसी सॉफ्टवेयर में डाटा क्रिएट हो रहा है, लेजर में नहीं जा रहा। तो उसको जब अपनी बिजनेस डिसीजन मेकिंग करनी है पीरियोडिक में बैठ के, तो वो कहाँ से करेगा? वो उस इंफॉर्मेशन से करेगा। ठीक है, तो उसके पास चैनल मौजूद होता है। इसीलिए किसी भी तरह का बिजनेस हो, वो अपने पास इन्वेंट्री का रिकॉर्ड बनाता है, एटलीस्ट अल्टरनेटिव कोई ना कोई तरीका जरूर लगा लेता है। अब क्योंकि आम बिजनेसेस में जिसमें कोई प्रोसेसेस नहीं होते, प्रोसेस नहीं होते, मेरी मुराद ये है कि जिसमें कोई कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं होते। जिस तरह इन्होंने बात की कि अगर आप एक कोल्ड एक, एक, एक क्या कहते हैं कोका कोला बना रहे हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कॉन्टिन्यूस चीज मिक्स हुई जा रही है, बनी जा रही है, आगे चली जा रही है। आप फार्मेसी की आपकी दुकान है, मेडिकल स्टोर है, वहां पे डब्बियां पड़ी हुई हैं, दवाइयां पड़ी हुई हैं, काउंटेबल आइटम्स हैं, कोई प्रोसेस कंटिन्यूस नहीं है। आपने एक डब्बी यूं निकाल के कस्टमर को पकड़ानी है, सिस्टम में एंट्री डाल देनी है, सिस्टम में इन्वेंट्री को कम कर लेना। और जब आप बिल करते हैं तो वो क्या करता है, यही करता है ना, स्कैन करता है और आपको पकड़ा देता है। और जैसे स्कैन करता है तो सिस्टम क्या करता है, इन्वेंट्री उतने से रिड्यूस कर लेता है। यानी जाहिर है आप बताते हैं कि ये सेल हो रही है, अब ये तो नहीं बताते ना कि ये इन हो रही है। आप सिस्टम में क्लिक करते हैं कि ये मैं सेल करने लगा हूँ, और फिर आप यूं बारकोड से स्कैन किए जाते हैं, किए जाते हैं, किए जाते हैं। सिस्टम को समझ आ जाती है कि ये चीज ये भी आउट हो गई है, ये भी आउट हो गई है, ये भी आउट हो गई है, सिस्टम में इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। वहां पे साथ ही उसकी एंट्री भी डली जाती है, वहां तो गुंजाइश मौजूद है। ठीक है, तो परपेचुअल पीरियोडिक अगर आपको इसका फलसफा वाजे हो गया है और इसकी एंट्रीज भी आपके ऊपर आश्कार हो गई हैं, तो हम बात को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक ही चीज के लिए या दो अलग अलग चीजों के लिए? देखें, आज आपके पास, आपने आज डे एंड पे आपका प्रोसेस ये है कि एवरी डे एंड आप इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो ये बन गया पीरियोडिक। अब आप अगले दिन चाहते हैं कि ये परपेचुअल हो जाए, कैसे होगा? एवरी सेकंड रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि आपकी जिस तरह मैंने कहा सिस्टम में गैस, एसएनजीपीएल के सिस्टम में गैस का इनफ्लो और आउटफ्लो तो चल रहा है कॉन्टिन्यूस, वो तो फिर पीरियोडिक हुआ ना। परपेचुअल क्या कहता है कि वेन एवर देर इज अ मूवमेंट इन इन्वेंट्री इट विल बी रिकॉर्डेड। अब सारा दिन मूवमेंट तो हो रही है इन्वेंट्री के, लेकिन आप रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे, रिकॉर्ड तो डे एंड पे कर रहे हैं, तो फिर ये कौन सा सिस्टम है? तो पीरियोडिक है। हाँ, उसमें आपने अपना पीरियड छोटा रख लिया है कि अब आप सालाना माहाना बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, डेली बेसिस पे कर रहे हैं, आप घंटे घंटे बाद कर लें, है ये पीरियोडिक, क्योंकि एवरी पीरियड एंड आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, एवरी मूवमेंट पर रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। परपेचुअल में इन्वेंट्री में जब भी मूवमेंट होगी रिकॉर्ड किया जाएगा, इससे कता नजर कि वो मूवमेंट 2 सेकंड बाद हो जाए या 2 महीने बाद हो जाए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एक बिजनेस में परपेचुअल भी चल रहा हो और पीरियोडिक भी चल रहा हो। फॉर सर्टन टाइप ऑफ इन्वेंट्री परपेचुअल चल रहा हो एंड सम सर्टन अदर टाइप ऑफ इन्वेंट्री पीरियोडिक चल रहा हो, ये हो सकता है। मसलन आप वर्क इन प्रोसेस के लिए पीरियोडिक लगाते हैं और फिनिश गुड के लिए परपेचुअल लगाते हैं, ये हो सकता है। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कफ सिरप बनाती है, उसके भी प्रोसेस में सिरप जो बन रहा है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस से गुजर रहा है ना, तो हो सकता है वो सिरप के वर्क इन प्रोग्रेस के लिए तो पीरियोडिक लगाती हो, और सिरप जो तैयार शीशियों में पड़ी हुई है फिनिश गुड, उसके लिए परपेचुअल लगाती हो, ये हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेंट्री के लिए डिफरेंट मेथड अडॉप्ट किए जा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह वर्क इन प्रोसेस के लिए हो सकता है वो वेटेड एवरेज लगाती हो, और फिनिश गुड के लिए हो सकता है फाइफो लगाती हो, ये भी हो सकता है। फॉर वन टाइप ऑफ इन्वेंट्री यू विल अडॉप्ट वन टाइप ऑफ मेथड। सो वर्क इन प्रोसेस के लिए अगर आपने वेटेड एवरेज लगाया तो अब वर्क इन प्रोसेस पे तो वेटेड एवरेज ही लगाते रहेंगे। फिनिश गुड के लिए अगर आपने वेटेड एवरेज लगा लिया तो उस पर भी वेटेड एवरेज लगाते रहेंगे, लेकिन अगर आप फाइफो लगाना चाहते हैं तो फाइफो भी लगा सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेंट्री के लिए डिफरेंट मेथड अडॉप्ट किया जा सकता है।
सेम टाइप ऑफ इन्वेंट्री के लिए डिफरेंट मेथड अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप वर्क इन प्रोसेस के लिए, यानी दो वर्क इन प्रोसेस हैं जो एक जैसे हैं, दो वर्क इन प्रोसेस हैं जो एक जैसे हैं और आपने उनके लिए अलग अलग तरीका लगाया हुआ है, ऐसा नहीं होगा। वर्क इन प्रोसेस के लिए अगर आपने वेटेड एवरेज लगाया तो फिर वेटेड एवरेज ही लगेगा। ओके। अच्छा, एक और सिचुएशन अब इसमें अगली बात हम पढ़ने लगे हैं, वो क्या हो सकती है? ये जो आप अभी मैंने जिसका तज़किरा किया इसको हम बोलते हैं स्टॉक काउंट या स्टॉक टेक। थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि आप गोडाउन में जाके अपनी इन्वेंट्री का काउंट कर लेते हैं, हिसाब लगा लेते हैं। ये जो काउंटिंग का प्रोसेस है इसको स्टॉक टेक कहते हैं। तो मैंने आपको भेजा है कि जाएं गोदाम में जाके सारा हिसाब लगा के इस वक्त कितना माल पड़ा हुआ है, तो जिस तरह आपने जाके गिनती का लिस्ट बना लेनी है, तो इसको कहेंगे स्टॉक टेकिंग। कि आपने स्टॉक टेक किया है, यानी जाके स्टॉक को काउंट किया। ये जो स्टॉक टेक का प्रोसेस है, अब हमारे यहाँ बड़े बिजनेसेस में चूंकि रोजाना की बुनियाद पर लोग हिसाब कर रहे होते हैं, तो ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता क्योंकि रोज ही रिकॉर्ड बन रहा होता है। जैसे आपने खुद कहा कि हमें इंफॉर्मेशन तो रोज चाहिए होती है कारोबार करना है, हमें पता होना चाहिए कौन सा माल पड़ा हुआ है, कौन सा खत्म हो रहा है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि कौन सा खत्म हो रहा है, फिर अचानक से खत्म होगा तो सरप्राइज मिलेगा और फिर काम हर्ट होगा। तो ये जो स्टॉक टेक है, ये स्टॉक काउंट है, ये अब ऐसे नहीं होता कि कोई जाके गोदाम में एक्चुअली गिनती कर रहा है कि 1 2 3 4 5 6। वो ऑलरेडी गिनती हुआ पड़ा होता है क्योंकि गोदाम में कुछ 2 4 10 लोग मौजूद हैं जिनकी यही जिम्मेदारी है कि उन्होंने रोज का रोज हिसाब किताब रखना है, जिन्होंने रोज ये हिसाब लगाना है कि इस वक्त क्या निकल गया है, क्या पड़ा हुआ है, और वो साथ साथ रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी कोई स्टॉक गोदाम में से लेके जाता है तो वो फौरन रिकॉर्ड कर लेते हैं कि फलाना बंदा इतनी चीज फलां के ऑर्डर पर ले गया। और जब कोई चीज आती है तो वो लिख भी लेता है और फिर वो टाइम टू टाइम चेक भी करता रहता है कि मेरा कहीं रिकॉर्ड गलत तो नहीं हो गया। जैसे बाज का आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, आप उससे कोई दवाई मांगते हैं, वो कंप्यूटर में उसको डाल के देखता है, कहता है कि वो 4 पड़ी हुई हैं, लेकिन एक्चुअली मिलती नहीं है। कभी ऐसा आपको इत्तेफाक हुआ? आपको चीज लेने गए हैं और उसने सिस्टम में चेक करके कहा है कि ये वाली दवाई 4 पैकेट पड़े हुए हैं, लेकिन फिजिकली एक भी नहीं मिल रहा। क्या हुआ है? एरर ही होगा ना, कोई गलती हुई है। कोई गलती या सेल करते हुए हो गई है या परचेज करते हुए हो गई है। मसलन सेल की है और रिकॉर्ड ही नहीं की, गलती हो सकती है। सेल कर दी है लेकिन सिस्टम में एंट्री नहीं डली। या आप बाज का पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं होता, आप कोई चीज खरीदते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, 1 2 3 4 5 चीजें खरीद लेते हैं, फिर आपको छठी याद आ जाती है बाद में, बिल निकला है और वो छठी चीज क्या होती है? 20 रुपए की कोई छोटी सी चीज, है ना। और आपको कहते हैं यार तू बिल, तू 20 रुपए से फाड़ दे, तू कर रही बिल, तो आप लेके फटाफट निकल जाते हैं, राइट। वो उसके भी देर में नहीं रहा, उसने भी कहा अच्छा डालते हैं एंट्री, निकल गई चीज, तो बिक गई, पैसे आ गए, पैसे भी पूरे हो गए, लेकिन चीज निकल गई, सिस्टम में एंट्री रह गई। अब चीज एक्चुअली निकल गई है लेकिन सिस्टम में खड़ी हुई है कि एक पड़ी हुई है। अब जब खत्म हो रही होगी, एंड पे पहुंचेगी, तो सिस्टम कह रहा होगा कि एक पड़ी हुई है, एक्चुअली एक को गड़बड़ हुई है। तो ये काम वो टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं स्टॉक में मौजूद कि अच्छा यार ये सिस्टम में रिपोर्ट निकालेंगे, सिस्टम बता रहा है कि ये 25 पड़ी हुई है, क्या ये 25 पड़ी हुई है? 1 2 3 4 5, ये 24 पड़ी है, कोई गड़बड़ है। और अगर 25 है तो वेल एंड गुड, वो टिक लगा देगा। इस तरह वो टाइम टू टाइम चेकिंग करता रहता है। तो जब साल का इख्तिताम आता है या महीने का इख्तिताम आता है, तो उस वक्त भी वो ये एक्सरसाइज दोबारा से परफॉर्म कर लेता है और चेक कर लेता है कि यार सिस्टम में जो चीजें आ रही हैं कि इतनी इतनी पड़ी हुई हैं। वो 10 5 लोग मिलके बांट लेते हैं काम को और चेक कर लेते हैं।
तो ये स्टॉक टेकिंग अब प्रैक्टिकली हर टाइम ही हो रही होती है, हर रोज ही हो रही होती है, हर दूसरे दिन ही वो कोई ना कोई बैठ के अपनी चीजें टैली कर रहा होता है कि यार मेरे को रिकॉर्ड गलत ना हो जाए। हाँ, बस फिर फर्क क्या होता है कि महीने के बाद या साल के बाद या एक सर्टेन टाइम के बाद कुछ एक्सटर्नल टीम्स आती हैं, वो आके उसको वेरीफाई करती हैं कि यार ये ठीक कर रहे हैं काम। मसलन मैंने आपके जिम्मे लगाया हुआ कि यार हर वक्त स्टॉक अप टू डेट रहना चाहिए, आप हो सकता है गलत कर रहे हो काम, हो सकता है आप बस वैसे टिक लगा देते हो, ठीक है यार, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई कार्रवाई डाल लिया, मैं देख लिया जी, 2 4 10 15 टिक खुद ही लगाए और फाइल में लगा दिया, मैं चेक कर लिए, किया है नहीं चेक, नतीजा क्या निकलेगा, रिकॉर्ड गलत होने लग जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ह्यूमन एरर तो होते ही रहते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि आप काम कर रहे हो और उसमें आपसे गलती ना हो रही हो। तो अब अगर कोई शख्स उसको चेक नहीं कर रहा है तो नतीजा क्या निकलेगा, ये निकलेगा कि हफ्ते 2 हफ्ते महीने के बाद रिकॉर्ड में फर्क आना शुरू हो जाएगा। तो फिर एक एक्सटर्नल टीम पीरियोडिकली विजिट करती रहती है और वो चेक करती रहती है कि कोई काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आके सैम्पलिंग बेसिस पे चेक कर लेती है। सो एक्सटर्नल टीम आएगी, वो आके कहेगी कि मुझे अपनी सिस्टम से स्टॉक की रिपोर्ट निकाल के दे दे, वो वहां से प्रिंट देगा, स्टॉक रिपोर्ट निकल आएगी, वो लेके उसके साथ कहेगा कि मुझे जरा ये वाली आइटम जो ये किधर पड़ी है, वो कहेगा कि वो पड़ी है, तो गिनती करे, वो खुलवाएगा, उसकी गिनती होगी, 250 पड़े हुए हैं, यहाँ पे कितना आ रहा है, 250 आ रहा है, वो कहेगा ठीक है, फिर वो उसमें से रैंडमली कोई और पकड़ लेगा, अब ये भी दिखा दें, 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 वो 500 चीजों में से वो को 50-60 चेक कर लेगा, ऐसी सैम्पलिंग बेसिस पे। और उनमें से अगर इसका मतलब यार ठीक ही कर रहा होगा काम अंदर, अगर उसमें बहुत सारी गलतियां निकल आई तो फिर क्या करेगा, फिर कहेगा ये सारी रिपोर्ट पकड़, दोबारा से सारा चेक कर, मैं कल फिर आऊंगा, ठीक है ना, ताकि उसको कहेगा सब दोबारा चेक कर, दोबारा से ठीक कर। तो इस तरीके से साथ साथ चीजें ठीक होती रहती हैं। अदरवाइज अगर ऐसा ना हो तो फिर साल बाद बैठ के तो इतना फर्क आ गया होगा कि फिर गलती ढूंढना भी मजाक हो जाएगा, और फिर हो सकता है इन द मीन टाइम को फ्रॉड हो रहा हो तो वह फ्रॉड भी बंदा करके नौकरी छोड़ के जा चुका होगा। ये जो स्टॉक काउंट हो रहे हैं, इसको एटलीस्ट पीरियड एंड पे तो होना ही चाहिए, मसलन साल के इख्तिताम पे तो होना ही चाहिए, क्योंकि साल के इख्तिताम पे आपका प्रॉफिट लॉस बनना है, तो आपको स्टॉक काउंट साल में अगर हर महीने नहीं कर रहे तो साल में एक दफा तो करते ही होंगे। ये स्टॉक काउंट बाज़ औक़ात इसमें देर सवेर हो जाती है। मिसाल के तौर पे आपका ईयर एंड होता है 30 जून पे, आपने स्टॉक काउंट किया है जाके 6 जुलाई को, क्यों, किसी वजह से देर सवेर हो गई, मिसाल के तौर पे कोविड की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते थे, गए नहीं, हो सकता है, मुमकिन है कि आपका बिजनेस आउटलेट्स इतनी ज्यादा हैं कि आप सारों पे एक दिन जा ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पे एक बैंक है जिसकी पाकिस्तान में 1500 से ज्यादा ब्रांचेज हैं, तो वहां 30 जून वाले दिन आखिरी या 31 दिसंबर वाले दिन आखिरी दिन 1500 ब्रांच में हर वक्त तो नहीं बंदे पहुंच सकते ना कि जी पूरे पाकिस्तान की हर ब्रांच में मेरा बंदा पहुंच जाए जो जाके वहां वेरीफाई कर रहा हो कि इस वक्त स्टॉक में क्या पड़ा हुआ है, मुमकिन नहीं है। फिर वो क्या करेंगे, वो बांट लेंगे, वो कहेंगे अच्छा यार ये लेट्स से ये 200 लोगों की टीम है, हर ब्रांच में 4 बंदे जाने हैं, यानी 50 ब्रांचेस में आज चल जाएंगे, 50 में कल चले जाएंगे, 50 में परसों चले जाएंगे, या हो सकता है एक दिन में 2-2 जगह भी चले जाएं। तो इस तरह से रोज की 100 ब्रांचेस हो रही हैं तो 10-15 दिन लग जाएंगे। हो सकता है वो ये काम 30 जून के बजाय 25 जून से शुरू कर दें, कि 25 जून से जाना शुरू कर दें और 5 जुलाई तक खत्म हो जाएगा काम। तो ऐसा मुमकिन है कि स्टॉक टेक जिस दिन होना था तो या उससे पहले हो जाए या उसके बाद में हो जाए। अब अगर ये स्टॉक टेक 30 जून के बजाय पहले हो जाए लाइक 25 जून को और बाद में हो जाए लाइक 5 जुलाई को, या चलें इसको मैं 6 जुलाई कर देता हूँ, 6 जुलाई को तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, स्टॉक 30 जून का नहीं होगा, जो स्टॉक मैंने 25 जून को जाके काउंट किया है वो तो 25 जून का स्टॉक है, वो 30 जून का तो नहीं है, मुझे तो 30 का चाहिए। ऐसे ही मैंने जो 6 जुलाई को जाके स्टॉक टेक किया है वो तो 6 जुलाई का स्टॉक है, वो 30 का तो नहीं है। जाहिर है 6 जुलाई को जो चीजें पड़ी हुई हैं हो सकता है 4 जुलाई को चीजें बिक गई हो, 2 को चीजें बिक गई हो, 3 को चीजें परचेज हो गई हो, तो 6 जून का 30 जून का स्टॉक क्या है वो मुझे ट्रेस करना है। तो अब मैं आपके सामने वो सिनेरियो दे रहा हूँ कि जहां पे ये मुमकिन है
कि स्टॉक टेक एक खास तारीख को होना था लेकिन नहीं हुआ, या उससे पहले हो गया या उसके बाद में हो गया। अब एज्यूम करें कि आपने 25 तारीख को स्टॉक किया है, 25 तारीख को स्टॉक टेक किया है और आपके पास 20,000 यूनिट्स पड़े हुए हैं, 20,000 यूनिट्स पड़े हुए हैं। तो बताइए 30 जून का स्टॉक कैसे निकालेंगे? हम देखेंगे कि 26 को, 27 को, 28, 29 और 30 को कितना माल और खरीदा है, वो 20,000 में ऐड कर लेंगे। और इन्हीं 26, 27, 28, 29, 30 में कितना माल यहाँ से आउट हुआ है, यानी सेल हो गया या रिटर्न हो गया, वो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो कौन सा स्टॉक निकल आएगा? 30 जून का स्टॉक निकल आएगा। तो हम 25 का बैलेंस पकड़ेंगे, उसमें अगले 5 दिन में होने वाली परचेजेस के बैलेंस को ऐड कर लेंगे और 5 दिन में होने वाली सेल्स को, ये जो हम सेल्स को लेस करेंगे ये किस वैल्यू पे लेस करेंगे? सेल प्राइस पे, उसकी कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि हम इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इन्वेंट्री की 25 जून की कॉस्ट में से अगले 5 दिन में होने वाली परचेज की कॉस्ट जमा कर देंगे और सेल की कॉस्ट ही माइनस, तो हमारे पास 30 जून का स्टॉक निकल आएगा। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। फर्ज करें कि तो हमारे पास 30,000 यूनिट पड़े हुए हैं, अब मुझे 30 जून का बैलेंस चाहिए, क्या करूंगा? अगले 6 दिन में होने वाली परचेजेस को लेस कर दूंगा और सेल्स को ऐड बैक कर दूंगा कॉस्ट पे, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा? 30 जून का बैलेंस आ जाएगा। तो अगर मेरे स्टॉक्स में ऐसी कोई इश्यूज मौजूद हों तो उनको हम इस तरीके से रिकंसाइल कर लेते हैं। ओके, यही तरीकाकार है दुनिया में जो इस्तेमाल होता है कि अगर स्टॉक टेकिंग किसी वजह से मुकर्ररा तारीख पर ना हो सके, उसके बाद या उससे पहले हो जाए, तो अगले चंद 4, 5, 7 दिन जो भी दिन है उन दिनों की एडजस्टमेंट डाल ली जाती है कि ठीक है यार 25 का स्टॉक तो मैं ले गया था, अगले 5 दिन का रिकॉर्ड मुझे भेज दो भी, अगले 5 दिन में क्या इन हुआ है क्या आउट हुआ है। तो अगले 5 दिन का डाटा मुझे भेजेगा सिर्फ कि क्या इन हुआ है क्या आउट हुआ है, मैं उसको जमा तफरीक करूंगा 25 में, तो मेरे पास 30 का बैलेंस निकल आएगा। इस तरह से आप एक खास डेट का स्टॉक जो है वो निकाल सकते हैं। इन्वेंट्री काउंट्स, सखर ट्रेडिंग हैज 31st दिसंबर ईयर एंड। अच्छा, ये ईयर एंड कैसे तय होता है? ये बहुत शुरू में हमने बात की हुई थी, ये ईयर एंड कैसे तय होता है कि मेरा ईयर एंड क्या होगा, 30 जून होगा, 30 अप्रैल होगा, क्या होगा, कैसे तय होता है? बिजनेस डिसाइड करता है या लॉ डिसाइड करता है? यानी इधर कोई कानूनी रिक्वायरमेंट होगी वो बता देगा कि भाई ये ईयर एंड आपका फलान डेट पे होगा, या फिर आपका बिजनेस अपनी चॉइस से खुद तय कर लेगा। आमतौर पे ज्यादातर बिजनेसेस जो हैं वो 30th जून पे अपना ईयर एंड करते हैं टू मैच इट विद द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द पाकिस्तान। और कुछ के लिए तो नहीं करना चाहिए, बहुत सारे बिजनेसेस के लिए लॉ में डिफाइंड है इनका ईयर एंड ये होगा। तो पाकिस्तानी कानून में ये बताया गया है कि इन जनरल बिजनेस का जो कि कंपनी हो, लिमिटेड कंपनी हो, उसका ईयर 30 जून पे एंड होगा, अनलेस के कुछ स्पेशलाइज ईयर डिक्लेयर कर दिए जाए। मिसाल के तौर पे इंश्योरेंस कंपनीज और बैंकिंग कंपनीज के लिए 31 दिसंबर जो है वो ईयर एंड डिक्लेयर किया गया है। तो आप देखेंगे कि जितने भी बैंक्स हैं इनकी रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी दिसंबर के हिसाब से, इनका ईयर दिसंबर में एंड हो रहा है, इंश्योरेंस का ईयर दिसंबर में एंड हो रहा है। लेकिन आपको जो ज्यादातर अदर बिजनेसेस मिलेंगे उन सारों के ईयर एंड जून में मिल रहे होंगे। हमने मुख्तलिफ कंपनियों की स्टेटमेंट्स खोली हैं, एटलस होंडा की एक दफा खोली थी, निशात की एक दफा खोली थी, सफायर की भी शायद खोली थी, तो आपने देखा होगा इन सारों के 30 जून पे ईयर एंड हो रहे थे। जी, दो अलग अलग बातें हैं जी। वैसे पाकिस्तानी टैक्स के लॉ में भी यही लिखा हुआ है कि इन जनरल 30 जून पे ईयर एंड होता है टैक्स का, बट स्पेशल ईयर एग्जिस्ट करते हैं, आप पढ़ रहे होंगे तो आपके इल्म में कि 30 जून के अलावा भी ईयर एंड्स होते हैं। इसी तरह फाइनेंशियल ईयर एंड्स भी 30 जून के अलावा होते हैं। 30 अगस्त भी होता है, 30 सितंबर भी होता है, 31 दिसंबर भी होता है, जैसे मैंने भी आपको बताया।
और अगर आपके बिजनेस में ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप को एक खास तरह का ईयर सूट करता है, लेकिन लॉ में वो वाला ईयर मौजूद नहीं है, लॉ आपको कह रहा है कि 30 जून रखो, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, मेरी टाइप ऑफ बिजनेस में मेरा ईयर 31 मार्च पे एंड होना चाहिए, तो आप फिर स्पेशल परमिशन ले सकते हैं, एप्लीकेशन डालेंगे, उनको अपनी जस्टिफिकेशन देंगे, रीजंस देंगे कि व्हाई यू वांट योर ईयर टू बी एंडेड ऑन 31 मार्च, तो फिर वो अगर उसको कंसिडर करके प्रूव कर देगा तो आपका ईयर 31 मार्च हो जाएगा, अदरवाइज आप 30 जून के हिसाब से ही चलते रहेंगे। Okay. Secured Trading has a 31st December year end. It carried out an inventory count on 5th January 2014. 5 जनवरी को हुआ है. The count was valued at 2.8 million. The following transaction took place between the 31st December and 5th January. इन 5 दिनों में ये ट्रांजेक्शन हुई हैं. Sale of goods for 120,000. These goods cost 96,000. meaning cost of sale 96,000 है. And purchase of goods 136,000. Calculate the value of inventory at 31st December. अगले 5 दिन में होने वाली परचेज लेस कर देंगे और सेल को ऐड बैक कर देंगे। तो यही किया, अगले 5 दिन में होने वाली सेल को ऐड बैक कर दिया 96,000 को, और जो परचेज है उसको लेस कर दिया, तो आपके पास 31 दिसंबर का बैलेंस आ गया। Pactel and partners carried out a physical count on 31st December 2012 and find in the year 13, अब ये आपको ओपनिंग बताया है, 31 दिसंबर 12 पे आपकी इन्वेंट्री 10,000 की है। अब 13 में क्या हुआ है? ड्यूरिंग द ईयर 13 द कंपनी मेक्स 70,000 ऑफ सेल एंड बाइज 58,000 ऑफ सप्लाई। अब अगले साल में 70,000 की आपने सेल की है और 58,000 की आपने परचेज की है। द कंपनी कैरीज आउट अ फिजिकल काउंट एट 31 दिसंबर 2013। अगले साल का जो करना था स्टॉक काउंट, वो 7 जनवरी को जाके किया है एंड फाइंड 15,000 वर्थ ऑफ गुड्स। इन द 6 days इंटरवीनिंग पीरियड, इन 6 दिनों में देयर वर सेल्स ऑफ गुड्स व्हिच हैड अ कॉस्ट ऑफ 4800 एंड डिलीवरीज इनवर्ड्स ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 8000। इन्वेंट्री का अकाउंट बना दे। ओपनिंग है 10,000, सत्तर 58 जी, हाँ जी 14 के आना चाहिए था। 7 जनवरी यहाँ 14 आना चाहिए था। यहाँ पे जब भी इन्होंने कमरा चेंज किया ना, मुझे खज्जली की है। ओपनिंग बैलेंस 20,000 नहीं 10,000। ओके, ड्यूरिंग द ईयर परचेजेस हुई कितने की? 58,000 की, और सेल्स हुई कितने की? 70,000 की। अब ये नहीं मुझे मालूम कि 70,000 सेल प्राइस है या उसकी कॉस्ट प्राइस है। सवाल में अगर देखें ना, तो उसने कहा है द कंपनी मेक 70,000 ऑफ सेल, कि 70,000 सेल प्राइस पे दिए हुए या कॉस्ट पे दिए हुए पता नहीं। अगर मैं इसको सेल प्राइस पे मान लूं तो फिर ये सवाल हल नहीं हो सकता। हो सकता है वैसे, अगर मेरे पास क्लोजिंग अवेलेबल हो जाए तो हो तो सकता है, हो सकता है। सेल्स की वैल्यू, उसके बाद साल के आखिर पे क्लोजिंग इन्वेंट्री जो 7 जनवरी को निकली है वो है 15,000 की।
लेकिन इन दरमियान के 7 दिनों में या 6 दिनों में 4800 की गुड्स कॉस्ट पे सेल हुई हैं और 8000 की इन हुई हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? 15000 था स्टॉक 7 जनवरी को, अगले 7 दिनों में 8000 की चीजें इन हुई हैं, वो लेस कर देते हैं, और जो 4800 की चीजें आउट हुई हैं वो ऐड बैक कर देते हैं। तो क्या रिजल्ट आया जी? 15, 8, 7, 4, 11800। तो इसका मतलब है मेरा क्लोजिंग बैलेंस जो है वो है 11800। 58,000 जमा 10, 68,000 की डेबिट है, तो 68,000 ही क्रेडिट होगा। 68,000 में से 11,800 निकाल दें तो 56,200 की कॉस्ट ऑफ सेल है। भाई लेजर की दोनों साइडें बराबर ही होती है ना, तो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल है, क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल है, परचेजेस अवेलेबल है, तो मिसिंग क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल। तो इक्वेशन दोनों तरफ से बराबर ही रहनी है। जैसे मैंने बाकी सारा डाटा प्लग इन किया तो बैलेंसिंग फिगर मेरे पास निकल आई कॉस्ट ऑफ सेल्स की, विच इज 56,200। तो वो जो 70,000 की सेल थी ये उसकी कॉस्ट है 56,200। अब अगर आप गौर करें तो हमने कॉस्ट ऑफ सेल निकालने की एक टेक्निक भी पढ़ी थी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक इज कॉस्ट ऑफ सेल। ये वही चीज नहीं है? ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग इज कॉस्ट ऑफ सेल, वही चीज है। सवाल बोले, पूछे 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 पूछे, कोई गल नहीं, पूछ ले। हाँ दिया वो। ये देखें वो कहता है द कंपनी कैरिड आउट अ फिजिकल काउंट एट 31 दिसंबर ऑन 7 जनवरी। 31 दिसंबर वाला स्टॉक 7 दिन बाद की है 15,000, और फिर आगे हम 7 दिनों की एडजस्टमेंट दी हुई है, तो हमने उसको ऐड बैक एडजस्ट करके 31 दिसंबर का स्टॉक निकाल लिया और उसको यहाँ आके डाल दिया। ओके, नहीं इन्वेंट्री के लिए इतना ही। फिर है इसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसको डील करता है उसका नाम क्या है? IS2। IS2 ये बताता है, हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बताता है कि डिस्क्लोजर क्या चाहिए होंगे। डिस्क्लोजर का मतलब क्या है? किसी चीज को वाजे कर देना, बता कर देना, किसी चीज का बता देना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये बातें बताना लाजमी है इन्वेंट्री से मुतल्लक। नंबर 1, the accounting policies adopted in measuring inventories including the cost formula। यानी आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये बताना है कि आपने अपनी इन्वेंट्री को मेजर करने की क्या पॉलिसी रखी हुई है। क्या पॉलिसी होती है जी वैसे? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनर्जी। इन्वेंट्री को किस वैल्यू पे रखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? एक ही तरीका है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनर्जी। तो हम बताएंगे, हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखेंगे इन्वेंट्रीज आर कैरीड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनर्जी। अच्छा, अब कॉस्ट कैसे निकली है? कॉस्ट फार्मूला भी बताना है। कॉस्ट कैसे निकली है? FIFO पे या वेटेड एवरेज पे। हम बताएंगे कि ये वाली इन्वेंट्री हमने FIFO पे मेजर की है और ये वाली इन्वेंट्री हमने वेटेड एवरेज पे मेजर की है। ये बात हम बताएंगे उसमें लिख के। दूसरा क्या है? द टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्रीज एंड द कैरिंग अमाउंट इन क्लासिफिकेशन अप्रोप्रिएट टू द एंटिटी। टोटल इन्वेंट्री कितने की है ये भी बताना है, और फिर उस इन्वेंट्री को क्लासिफाई करके यानी तकसीम करना है कैटेगरीज में, ये भी बताना है। मसलन आप बताएंगे कि टोटल इन्वेंट्री है जी मेरी 2 अरब रुपए की। अब ये 2 अरब में क्या क्या है? आप बताएंगे इसमें इतना वर्किंग प्रोसेस है, इतना रॉ मटेरियल है, इतनी फिनिश गुड्स हैं, इतना वेस्ट इन्वेंट्री है, वेस्ट हमने बात की थी, इतने वेस्ट इन्वेंट्री है, इतनी कोई और इन्वेंट्री है, जो भी चीजें हैं वो आप उसको क्लासिफाई करके बताएंगे। The carrying amount of inventory is carried at fair value less cost to sell। ये आपके सिलेबस में नहीं। The amount of inventory is recognized as an expense during the period। The amount of inventory recognized as an expense during the period। इन्वेंट्री एक्सपेंस कौन सी होती है? जो सेल हो जाती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है? एक्सपेंस है। आप जब नफा नुकसान बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, तो क्या करेंगे? आप लिखेंगे सेल लेस
कॉस्ट ऑफ सेल, तो ही प्रॉफिट निकलेगा ना। तो ये इनकम है, ये क्या है, एक्सपेंस है। तो जब आप कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखते हैं तो ये वाला डिस्क्लोजर मीट हो जाता है। द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री रेकग्नाइज एज एन एक्सपेंस ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है। हाँ, इसके अलावा भी बाज़ औक़ात इन्वेंट्री एक्सपेंस हो जाती है। मसलन आपने अपनी इन्वेंट्री प्रमोशन में दे दी, डिस्काउंट जो मार्केटिंग के तौर पे दे दी, फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो वो भी एक्सपेंस ही होगी, लिखा हुआ आ रहा होगा। तो कहते हैं जो भी इन्वेंट्री आपने ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंस आउट की है वो बताइए कितने की है। और फिर अगली बात कहता है द अमाउंट ऑफ एनी राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री। राइट डाउन क्या होता है, किसी की वैल्यू को कम कर देना, इज राइट डाउन। जब आप एनआरवी टेस्ट लगाते हैं तो आप उसकी वैल्यू बाजू का कम कर देते हैं। मतलब आप कहते हैं जी इसकी कॉस्ट है 10,000 और इसकी एनआरवी है 9,000, तो फिर आप क्या करते हैं 10,000 को राइट डाउन करके 9,000 पे ले आते हैं। तो वो कहता है अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई राइट डाउन हुई है तो वो भी बताएं। ठीक है। और जिस तरह हमने ये भी पढ़ा था कि बाजू का तो वो राइट डाउन रिवर्स हो जाता है, तो फिर अगर कोई रिवर्स हुई हो तो वो भी बताना होता है। तो ये कुछ डिस्क्लोजर हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिए जाते हैं। हमारे पास ये फाइनेंशियल पड़े हुए थे, हम इसमें से इन्वेंट्री के डिस्क्लोजर देखते हैं। इन्वेंट्रीज, except for stock in trade and waste stock are stated at lower of cost and NRV. Cost is determined as follows. For store spares हम weighted average लगाते हैं, ये लिखा हुआ है। For raw material हम weighted average लगाते हैं। For work in progress and finished good comprise cost of direct material appropriate manufacturing overhead, और उसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेसिस पे मेजर किया जाता है। मटेरियल इन ट्रांजिट को उसकी कॉस्ट प्लस चार्जेस पे ले लिया जाता है। वेस्ट स्टॉक को उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे ले लिया जाता है। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है उसकी डेफिनेशन भी दे दी है। ठीक है। यानी उसने अपनी हर तरह की इन्वेंट्री बता दी है कि उसको कैसे मेजर करते हैं। उसने बता दिया कि सिवाय वेस्ट के और गुड्स इन ट्रांजिट के बाकी सारी हम लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे लेते हैं। ये भी बता दिया कि जो वेस्ट है उसको हम लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी नहीं लगाते, उसको हम सीधा एनआरवी लगाते हैं बस। उसकी वजह ये होती है कि वेस्ट की कॉस्ट निकाली नहीं जा सकती, वेस्ट की कॉस्ट अलग से डिटरमिन की नहीं जा सकती, क्योंकि वेस्ट तो पहले ही बचा खुचा है ना, उसकी कोई अलग से परचेज नहीं हुई थी, वो परचेज माल में से ही को कचरा निकला है, उस कचरे की अलग से कॉस्ट आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होता, तो फिर उसकी डायरेक्ट क्या ले ली जाती है, एनआरवी ले ली जाती है। कहते हैं जितनी एनआरवी है इतने पे मेजर कर लेंगे। इसी तरह मटेरियल इन ट्रांजिट, गुड्स आपने खरीदी हैं अभी रास्ते में, वो कितने की हैं, अभी तो वो यहाँ पहुंची भी नहीं है, वो कितने की हैं, वो कहता है जितने की इनवाइस उसकी इशू हुई है, जो जिस पार्टी से हमने खरीदी है, प्लस जो खर्चे उसके अब तक लग चुके हैं, अभी आगे लगेंगे। मसलन एक चीज आपने खरीदी है फॉर एग्जांपल फिनलैंड में, और अब वो फिनलैंड से आपने पाकिस्तान लेके आनी है, अभी आपने फिनलैंड में खरीद ली और वहां से किसी ट्रक पे लोड के आ रही है, अभी वो ट्रांजिट में है, अभी वो पोर्ट पे पहुंची नहीं है, जहाज पे चढ़ी नहीं है, पाकिस्तान आई नहीं है, अभी उसमें बहुत सारे खर्चे और होने हैं। अभी क्या करेंगे, अभी हम कहेंगे जितने की खरीदी है प्लस जो ट्रक का खर्चा लग रहा है उसको पोर्ट तक लाने का, बस प्लस इंश्योरेंस लग चुका है, बस इतने पे उसको मेजर कर लेंगे। यहाँ पाकिस्तान पहुंचते पहुंचे तो भी और बहुत सारे खर्चे लगे जाने, तो यहाँ पहुंचेगी तो उसकी टोटल कॉस्ट निकलेगी। अभी हमने जितने खर्चे लगाए हैं बस वो ले लिए हैं। यही बात उसने बताई है कि मटेरियल इन ट्रांजिट आर स्टेटेड एट कॉस्ट कंप्राइजिंग इनवॉइस वैल्यू प्लस अदर चार्जेस जो उसके ऊपर लग चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेजर कर लिया जाता है। ये सारी क्या बातें हैं, ये डिस्क्लोजर है, ये वही बातें हैं जो IS2 कह रहा है कि आपने बयान करनी है, तो आप यहाँ पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बयान कर रहे हैं।
कॉस्ट ऑफ सेल्स 38 अरब, ये क्या है? द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस ड्यूरिंग द पीरियड, ये वो डिस्क्लोजर आ गया। फिर सवाल था कि टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री डिस्क्लोज करें, स्टॉक इन ट्रेड करिए 7 अरब, ये क्या है? डिस्क्लोजर आ गया। टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री क्या है? अच्छा, फिर इसके नोट नंबर 20 पे जाते हैं। नोट नंबर 20, अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन में बांट के बताइए कि इन्वेंट्री क्या है। फिर वापस आके दिखाता हूँ आपको। दी टोटल कैरिंग अमाउंट 20.7 अरब and the carrying amount in classification appropriate to the entity. Classification appropriate to the entity. रॉ मटेरियल इतना है 14.7 अरब का, वर्क इन प्रोसेस इतना है 1.1 अरब का, फिनिश गुड इतनी है 4.6 अरब की, वेस्ट इतना है 175 मिलियन का। ठीक है, ये वही है 20.7 अरब जो हमें ऊपर अभी टोटल में नजर आ रहा था, उसी टोटल की क्लासिफिकेशन दी हुई है। तो वही वही डिस्क्लोजर जो कि IS2 मांग रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिए जाते हैं। अगर ये नहीं देंगे तो इसका मतलब है कि आप स्टैंडर्ड से डेविएट कर रहे हैं। पाकिस्तान में किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से डेविएट करना इज इक्वल टू किसी लॉ से डेविएट करना, क्योंकि पाकिस्तानी लॉ में ये लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड को फॉलो करना। जाहिर है कि जब आप स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करेंगे तो इसका मतलब आपने लॉ को फॉलो नहीं किया। ठीक है, अनलेस कि किसी स्टैंडर्ड के मतलब लॉ में छूट दे दी जाए कि भाई फलां स्टैंडर्ड की फलां बात के लिए हम आपको छूट देते हैं, उसको फॉलो करें। अगर इतनी आ जाए इसका मतलब है उतनी हद तक तो मेरे पास छूट है कि मैं उससे डेविएट कर सकता हूँ, उससे ज्यादा की छूट मेरे पास नहीं है। और इस तरह के कुछ इंस्टेंसेस होते हैं कि किसी खास स्टैंडर्ड की किसी खास रिक्वायरमेंट के मतलब लॉ में इजाजत आ जाती है कि भाई फलां कंपनी जो है ना या फलां टाइप की कंपनीज वो फलां स्टैंडर्ड की फलां चीज को फॉलो ना करें, हमें कोई इतराज नहीं, कर लें तो ठीक है, ना करें तो हमारी तरफ से इजाजत है। तो उतनी हद तक तो छूट मौजूद है। अगर वो छूट इस तरह की नहीं दी हुई है तो फिर इसका मतलब है कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अपने पूरी लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करना है। अगर नहीं करेंगे फॉलो तो फिर उसका नतीजा यही निकलेगा कि जहाँ पे कोई ना कोई चीज़ पकड़ी जाएगी वहाँ पे आपको उसका नोटिस इशू हो जाएगा और फिर उसके ऊपर पेनल्टियाँ वगैरह जो है वो लग सकती हैं। पाकिस्तान में जो इदारा है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो इसको मॉनिटर करता है और आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको भेजते भी हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू करेगा वो वहाँ पे, और अगर वहाँ पे कोई डिस्क्लोजर उसने पकड़ लिया कि ये डिस्क्लोजर आपने नहीं दिया हुआ तो वो उसका नोटिस आपको करेगा। ना सिर्फ आपको करेगा बल्कि आपके ऑडिटर को भी करेगा। जाहिर है आपसे रह गया, आपके ऑडिटर से भी तो रह गया ना, क्योंकि वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई चीज़ रह गई है तो उसको वो एतराज करेगा। ओके, कोई सवाल? मौजें करें, मैंने आपको नहीं पूछा, खेलते रहे आपस में। As cotton prices are lower in 2014 and 15, the write down of inventory at this year end has decreased profit by 470 million. मैंने भी आपको थोड़ी पहले डिस्क्लोजर में बताया कि अगर ड्यूरिंग द ईयर लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी लगाने की वजह से इन्वेंट्री को राइट डाउन करना पड़ेगा तो डिस्क्लोजर देंगे। डिस्क्लोज हो रहा है कि इस साल हमारी इन्वेंट्री 470 मिलियन से राइट डाउन हुई है, यानी उसकी कॉस्ट जो थी उसकी एनआरवी उससे कम हो गई है, जिसकी वजह से 470 मिलियन का नुकसान उन्होंने रिकॉर्ड किया और उससे जाहिर आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो गया। 17 नंबर नोट,
द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ to net recognition expense during the period was 470.283 million। पिछले साल nil, यानी पिछले साल कोई राइट डाउन नहीं था, इस साल राइट डाउन हुआ है 470 मिलियन का। ये इस तरीके से इन्वेंट्री के साथ ही बता दी है। तो ये जो आपके पास इन्वेंट्री आ रही है इसकी कॉस्ट 470 मिलियन ज्यादा थी, तो जब उन्होंने उसको एनआरवी कंपेयर किया तो वो वैल्यू कम हो गई और उसका उन्होंने एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड कर लिया। ओके, तो ये राइट डाउन का डिस्क्लोजर जो है वो भी मौजूद है। मैंने कहा अगला सेल भी खोल लो। मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कि इसमें नहीं है। ऐसे मेरे जहन में आया कि शायद अगले साल को इन्वेंट्री की राइट डाउन की रिवर्सल भी हुई है। तो बहरहाल दिस इज इट, इन्वेंट्री खत्म। कल इंशाल्लाह हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो बनानी शुरू करेंगे और उसके साथ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को जोड़ के पढ़ेंगे। उसको